अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल गो के हम कह सकते हैं कि एक गंभीर सूरत हाल है मईशत के हवाले से। पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस या बल्कि हम ये कहें कि आलमी सतह पर जो कोरोना वायरस की वबा है, इस कोविड-19 की वजह से यकीनी तौर पर तमाम की तमाम बड़ी हैं तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं या गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, तमाम की अपनी मईशत जो है वो इस वक्त डाउनफॉल की जानिब है। वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF और जितने भी मालियाती इदारे हैं, उन तमाम की जो अपनी प्रेडिक्शन है कि मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो अपनी प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन काफ़ी से ज़्यादा तशवीशनाक है। उनका कहना यह है कि उनकी आपकी मईशत जो है वो 2020 में माइनस पे ग्रोथ पे जाएगी, और माइनस ग्रोथ पे जाने का मकसद यह है कि आपके यहाँ बेरोजगारी फैलेगी। बेरोजगारी फैलने के साथ साथ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हैरतनाक उम्र ये, ठीक है कि एज ए बीइंग ए मुस्लिम हम आबादी को नहीं रोकना चाहते, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जो कि अखबारात में भी है कि आप इस वक्त दुनिया के 5वें बड़े मुल्क की सतह पर जो है नामजद हो चुके हैं, जबकि इससे पहले ब्राजील 5वें नंबर पर था, अब वो 6ठे नंबर पर चला गया और हम 5वीं बड़ी ज्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में शामिल हो चुके हैं और मजीद हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है। अगर माइनस में हमारे ग्रोथ जाता है तो क्या सूरत हाल होगा? एक खौफनाक सूरत हाल है यकीनी तौर पर, जिसका कि शायद कि एक आम आवाम को इसका इदराक ना हो, लेकिन एक मुआशी माहिरीन का कहना है कि हम बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल की तरफ जाएंगे। इसमें ही PTI की हुकूमत जो कि नई हुकूमत है, 2.5 साल की कारकर्दगी, उनकी कारकर्दगी में कोई खास ज्यादा गहराई या बहुत ज्यादा पुख्तगी हमें नजर नहीं आया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपना विजन जो है कि पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक एशियन टाइगर बनाना है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है, और शायद इसी वजह से उन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत को बढ़ावा देने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा फालियत दिखाने के लिए उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को बेपनाह मुराद दी। FATF की लाख मुखालफत के बावजूद उन्होंने उनसे इस बात की इजाजत ली कि पाकिस्तान के अंदर तामीराती शोबे में जो भी सरमायाकारी की जाए उस सरमायाकारी पे किसी किस्म की कोई कतगन ना हो, और यकीनी तौर पे FATF ने भी इसको तस्लीम किया 31 दिसंबर 2020 तक। और उनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर के 2020 यानी 31 दिसंबर 2020 तक जो है तामीरात की सनत को जो भी एमनेस्टी दी गई है वो एमनेस्टी इतनी बड़ी है कि अगर हमारे आज सरमायाकारों ने इस पर फायदा नहीं उठाया तो शायद कि मुस्तकबिल में उन्हें इसका अफसोस हो। तो लिहाजा प्रोग्राम दर हकीकत में हम इसी का पस मंजर देखेंगे कि इस पंसबंद में जो तामीराती सनत की तरक्की के लिए, और सिर्फ तामीराती सनत की तरक्की नहीं है, उसके साथ साथ 70 से ज्यादा एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उस एलाइड इंडस्ट्रीज की भी तरक्की अपनी जगह होगी, और इन एलाइड इंडस्ट्री की तरक्की की वजह से यकीनी तौर पर हमारी माशी ग्रोथ जो है वो बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। तो इसी को हम देखेंगे कि पस मंजर में क्या है, और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें आज हम हाउसिंग सेक्टर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है, पहले मैं आपको उनसे तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हनीफ गौहर साहब, जो कि साबिक सदर है आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स, और दूसरे हैं जो इनका रोदा है वो बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं, नायब सदर थे ये FPCCI के। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जो शायद मेरे पास पहली दफा है, लेकिन एक बड़ी शख्सियत है, और ये है नूर अबड़ेजो साहब। ये है सदर डिफ्रिकेरिया यानी कि डिफेंस कलेक्टर एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, ये हमारे हमरा मौजूद हैं, और हम यहाँ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहते हैं कि जो तामीरी सनत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो भी गुफ्तगू की है या जो भी पॉलिसी उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वफाक की जानिब से मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए बेपनाह कोशिशें हो रही हैं। कोरोना वायरस के बायस मईशत को पहुंचने वाले नुकसानात का अंदाजा तवक्को से ज्यादा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी मुस्तकबिल में कसात बाजारी की नवेद सुना रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि GDP ग्रोथ -1 की छला से तरक्की करेगी। इन सख्त सूरत हाल को बेहतर करने और मुल्क की मईशत को रवा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तामीराती शोबे को फाल करना चाहते हैं। इसीलिए गुज़श्ता दिनों उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के लिए मुराद का ऐलान करते हुए कहा कि निजी बैंक सस्ते घरों की तामीर के लिए 330 अरब रुपए के कर्जे देंगे। नेज़ हाउसिंग और तामीरात के शोबे की तरक्की में आए रुकावटों और मुश्किलात को दूर करने के लिए कौमी राब्ता कमेटी तश्कील दी गई है। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने रुकावटें थी, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस थे, परमिशन उनको नहीं मिलती थी, वो परमिशन लेते लेते इतना देर लगती थी, पर रिश्वत देनी पड़ती।
थी। तो ये जो आज हमने कमेटी बनाई है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के पहले 1 लाख घरों के लिए 3 लाख सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 5 मरले के लिए कर्ज पर मार्कअप 5 और 10 मरले पर 7% अदा करनी होगी। तामीराती शोबे की सहूलियात के लिए एनओसी और दीगर सहूलियात के लिए सूबों के साथ मिलकर वन विंडो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से कमजोर मईशत को सहारा देने के लिए FATF ने भी 31 दिसंबर तक आंखें बंद की हैं, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बायस कमजोर पड़ती हुई मईशत को बिजली और गैस की कमियाबी ने इस बढ़ती हुई कीमतों ने मजीद जेरेबार कर दिया है। माजी और हाल की नाकस मनसूबाबंदी ने तवानाई के शोबे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, जिसका खमियाजा अवाम और ताजिर व सनतकार भुगत रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी पावर कराया कि 31 दिसंबर 2020 तक तामीराती शोबे में की जाने वाली सरमायाकारी के हवाले से किसी भी किस्म की पूछगछ नहीं होगी और साथ साथ घरों की खरीदारी में खर्च होने वाली रकम का भी जरिया आमदनी नहीं पूछा जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि इंट्रो में मैंने एक बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए जो भी बहुत सारी काविशें, बहुत सारी पॉलिसीज़ का इज़हार किया, जिसमें तामीराती सनत के लिए जो भी उन्होंने अपनी मुराद का ऐलान किया है, उसमें आज गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब हनीफ गौहर साहब को, जो कि साबिक सदर आबाद भी हैं और नायब सदर थे फेडरेशन के, आप से कहते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर की PTI, सबसे पहले नाज़रीन मैं एक बात और बता दूं, ये मैं एक बात बता दूं कि जनाब हनीफ गौहर साहब जो है पुराने जो है PTI के जो है वो कारकुन थे या लीडर थे, जो भी थे, लेकिन यह है कि इनको MPA की सीट के लिए पेशकश भी की गई इमरान खान की जानिब से, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार की वजह तो नहीं पूछूंगा मैं, और ना मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों उन्होंने इनकार किया। लेकिन बहरहाल PTI की हुकूमत जिस तरह आई और जिस तरह के एक मैं समझता हूं कि एक ये वबा थी जो कोरोना वायरस का, जो कि नागहानी तौर पे इनके सर पे आई और इनके जो विजन था वो विजन इनका तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब इमरान खान बजाते खुद जो ईमानदार शख्स है, जो कि कोई स्कैंडल नहीं है उनका किसी को, जब वो कोशिश कर रहे हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा बूस्ट दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, इस ऐलानात के ज़रिए क्या 31 दिसंबर तक कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ बेहतरी आएगी तामीराती सनअत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल अहसन साहब आपके मदू करने का। जैसा आप इमरान खान के लिए आपने बात की, यकीनन मैं सेकंड करूंगा आपकी बात का कि उनकी ज़ात तक जो है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बिल्कुल सही। आप ये देखें कि हमेशा से वो रियासत मदीना की बात करते हैं। अब जब रियासत मदीना की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि रियासत मदीना के मुताबिक मुल्क को चलाएं, लेकिन उनकी राह में इतनी रुकावटें हैं कि वो शायद उस तरीके से नहीं चला पाते। बिल्कुल सही। आप देखें कि वो इतने मुतासिर हैं कि उन्होंने ऑफिशियल जो है तो टर्की का जो ड्रामा है उर्तुगल, उन्होंने फरमाइश की कि पाकिस्तान में दिखाया जाए, और वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है PTV के ऊपर। जी बिल्कुल। आप ये देखें कि वो क्यों दिखाया जा रहा है कि वो उर्तुगल की भी इसी किस्म की कहानी है कि उन पर उन्हें भी अल्लाह पर यकीन था कि मुसलमान जो है तो एक दिन फतह नसीब मुसलमानों को होगी, और वो जद्दोजहद दिखाई गई है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनसे जो है इतने मुतासिर हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि वो जो है इसी तरह से उर्तुगल की तरह पाकिस्तान में भी रियासत मदीना का नफाज करें। लेकिन फिर वही हम बात करेंगे कि उनके पास टीम नहीं है, वो टीम की कमजोरी है। लेकिन अगर जब हम ये बात करते हैं तो हमेशा फिर कप्तान की कमजोरी नजर आती है। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरे, अगर हार हो तो कप्तान को सुननी पड़ती है, और जीत हो तो मेडल कप्तान लेकर आता है, ट्रॉफी कप्तान लेने के लिए जाता है। तो इस वजह से कप्तान को अगर कोई टीम में कमजोरी है, अगर बैट्समैन चेंज करने, तो कप्तान को चाहिए जैसे पहले करते रहे, आइंदा भी उस किस्म के बैट्समैन चेंज करें, ताकि जो मईशत का जो पहिया, न सिर्फ कोरोना वायरस तो देखिए पिछले 4 महीने से आया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये देखें कि जब से इमरान खान आए हैं, जब से PTI की हुकूमत आई है, आप ये देखें कि बहुत सारी चीजें जो मईशत का पहिया है वो रुक चुका। उससे पहले भी यही हालात थे, लेकिन अब इनकी बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से कुछ साजिशें भी थी, कुछ जानबूझकर भी जो रुकावटें डाली गई। आप देखिए रुकावटों की जहां तक आप बात करते हैं, तो हमारे मुल्क में क्योंकि करप्ट माहौल है, हमारे मुल्क में इतनी जल्दी जो 70-75 साल से जो करप्शन हो रही है, वो करप्ट लोगों का जो टोला है वो चाहते नहीं है कि रियासत मदीना बने और ईमानदारी के साथ हम इस मुल्क को रन कर सकें। आप ये देखें, आप खुद इसी शोबे से मुंसलिक हैं और पूरा दिन आप लोगों को कवर कर रहे होते हैं, हर डिपार्टमेंट को आप कवर कर रहे होते हैं। मैं आप ही से सवाल करूंगा
कोई ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाए जो करप्शन लेस डिपार्टमेंट हो। बिल्कुल। आप देखें कि उनका विजन कैसे कामयाब होगा। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मैं एमएनएसटी भी दूं, मैं रियल एस्टेट को वो भी करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये इल्म है कि आफ्टर एग्रीकल्चर जो है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड सबसे ज्यादा जॉब कौन प्रोवाइड करेगा, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। इस वजह से वो चाहते हैं कि अगर मईशत का पहिया चलाना है तो 72 इंडस्ट्रियां साथ चलेंगी। किन के साथ चलेंगी? वो कंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो विजन दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने तो एमएनएसटी दे दी, प्राइम मिनिस्टर ने तो गजट कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जी 30 दिन में 45 दिन में उन्हें अप्रूवल दें। बिलाल साहब, मैं आज आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट हवाले करके जाता हूं, आप मीडिया के बड़े सरगर्म रुकन हैं, आप जो है, मैं चैलेंज करके जाता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर ने जो टाइम फ्रेम दिया है, आप मेरे को कोई एक प्रोजेक्ट मेरे को इतने दिनों में अप्रूव करा के दे दें। जिस प्रोजेक्ट को बिल्डर को 17 एनओसीयां लेनी पड़ेंगी, वो 17 एनओसीयां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाके लेगा। यहाँ पर एक तरीकेकार ये हो गया है कि सूबाई और गवर्नमेंट जो वफाक की है वो चूंकि डिफरेंट है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मिसाल के तौर पर अगर एसबीसीए की बात करते हैं आप, या जो करते हैं, वो सूबाई हुकूमत के अंडर में आती है, तो यकीनी तौर पर जो है उनको प्राइम मिनिस्टर के विजन से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। तो हो सकता है कि मे बी पॉसिबल वो एक रुकावट खड़ी करने के लिए सूबाई हुकूमत के जो वो महकमे भी जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा जो वो एक जो चोर बाजारी है, रिश्वत बाजार गर्म है, उसकी वजह से भी एक तरीके का। देखिए, इस बात का जवाब ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो आज इमरान खान को आए हुए तो अभी 2-2.5 साल हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले तो नारा भुट्टो साहब का ये था। मैं समझता हूं कि हम मकान की बात कर रहे हैं ना, हम जब मकान की बात कर रहे हैं, उनके तो मंशूर का हिस्सा है पीपल्स पार्टी के, अगर वो सपोर्ट नहीं करते उस विजन को तो बड़ी अफसोस की बात है, बिल्कुल अफसोसनाक बात है। और देखें कि यहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की, मेजर एरिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है जो कराची को कंट्रोल करता है, लेकिन आप ये देखें इनके पास एक टेक्निकल आदमी मौजूद नहीं है कि जिनको डीजी ला के लगा दिया जाए। आप ये देखें सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जो नॉन टेक्निकल आदमी है उनको ला के एज अ डीजी का चार्ज दे दिया गया। यहाँ पे उसकी वजूहात होती है ना कि अगर टेक्निकल आदमी को आप लगा देंगे तो फिर उससे काबू किस तरह करेंगे आप? नहीं, काबू दे देखें, जब टेक्निकल आदमी को लगाएंगे उसे ही तो पता होगा कि बिल्डिंग रेगुलेशंस क्या हैं, बिल्डिंग बनती कैसे। जब तक इंजीनियर नहीं होगा बिल्डिंग का नहीं पता। साहब, अगर ये सारी चीजें होती तो आज बिल्डिंगें नहीं गिर रही होती जी, और लोग हलाक नहीं हो रहे होते, और तवातर के साथ बिल्डिंग गिर रही है। और मेरा ख्याल है कि एक टेक्निकल कमेटी बना दी जाती है और एक कंपनसेशन दे दी जाती है, या चाहे वो बहरिया टाउन दे। इस दफा तो लियाकताबाद में लियारी में जो बिल्डिंग गिरी तो हुनैत लाखानी साहब ने पीटीआई की तरफ से उनको इमदाद मिल गई, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। मैं थोड़ा सा नूर अबड़ेजो साहब की भी बात कर लूं। इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त कहां खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं बिलाल साहब, आपने मधु किया प्रोग्राम में। इमरान खान का विजन जो है उसको हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है और करना भी चाहिए। जितने बोल्ड डिसीजन मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने लिए हैं, पिछली हुकूमत ने कभी भी नहीं लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कोरोना का वबा आ गई है पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, आपको पता है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जिस स्टेज पे दूसरे कंट्री पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि रियल एस्टेट जितने भी कराची की है और जिस पैकेज के आने के बाद मैं समझता हूं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं और पॉजिटिव वाइब्स हैं। डीएचए सिटी में जो है इस वक्त आपको मैं बताऊं मार्केट काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गई है। और इसमें कुछ इस ऐलान के बाद, जी इस ऐलान के बाद, गवर्नमेंट के ऐलान के बाद जो हालात बेहतर हुए, जी हालात बेहतर हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। और देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट का हम साथ चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो बिल्डर का माल बेचता है, इन्वेस्टर उनके पास होते हैं। बिल्कुल। और हमें अभी तक ये नहीं पता कि अनफॉर्चुनेटली हमारी 70-71 साल तारीख में अभी तक हम कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बना सके हैं। अभी आप देखें कि जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं हमें नहीं पता कि इनकी एनओसी हम कहां से वेरीफाई करें। डिफेंस क्लिफ्टन में तो मेरा अपना जाती राय है कि सिविल अदारों का तो कोई काम है नहीं, वहां पर तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो अपनी पॉलिसीज है, क्या वो पॉलिसीज डिफरेंट नहीं है सिविल से, या वो भी ऐसा ही है? नहीं, वो तो मैं समझता हूं कि केडीए से
कदरे बेहतर है। उसमें एक तो करप्शन की इतनी जो है वो वबा नहीं है जो दूसरे केडीए के डिपार्टमेंट्स में है, और उधर एक प्रॉपर तरीके से काम होता है। लेकिन जैसे कि आपने इमरान खान की कंस्ट्रक्शन पैकेज का, मैं वापस उस जगह पे आऊंगा, आप स्टेट एजेंट हैं, आपके पास इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे रियल एस्टेट एजेंट के साथ ये हुआ है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने की वजह से कराची में इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज अथॉरिटीज हैं, वो सारी अंडर लिटिगेशन है। आप बेरिया ले लें, बेरिया का स्कीम आप सबके सामने है, फिजाइया हाउसिंग है, नया नाजमाबाद है आपके सामने है, अब इतनी बिल्डिंग आइकन टावर खड़ा हुआ है, वो सुना है कि जी एमनेस्टी प्लॉट पे बना गया है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो ऐसा कोई इदारा नहीं है, कोई इदारा पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है कि हम वेरीफाई कर सके। हमें बस वो जैसे होता है कि जी ये प्रोजेक्ट आ रहा है जी ये बुक करें। अब इस वक्त आप बेरिया में देखें कितने लोगों के पैसे फंसे हुए। लेकिन बेरिया ने तो डिलीवर भी तो किया। नहीं, डिलीवर किया है 16,500 की जगह 40,000 उन्होंने जो है वो, लोगों का पैसा ज्यादा है ना लोगों के, लेकिन वो बेचारे लोग क्या करें, लोगों ने अपने पैसे लिए। फजाइया हाउसिंग स्कीम को देख लें कि सिर्फ एक इश्तार छपा और लोग लाइन लगा के खड़े हो गए और आज फंस गए। देखिए नाम होता है ना, नाम के पीछे हमेशा लोगों का ट्रस्ट होता है, तो उस ट्रस्ट को अब देखे कौन बिट्रे करता है, ये तो हम मुझे सिर्फ इतना बताना है कि क्या आप लोगों के पास इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं एक स्टेट रियल एस्टेट के पास? आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है ये? बिल्कुल, इन्वेस्टर जो जितना भी बिल्डर्स हैं उनका माल सारा जो है वो रियल एस्टेट एजेंट बेचता है। आपको ये भी बताऊं कि रियल एस्टेट में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो रियल एस्टेट सेक्टर देता है लोगों को, जिसमें ये 72-40 इंडस्ट्रीज। ये आपने बड़ी बात बताई कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जी वो देता है आपको रियल एस्टेट। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि सीपेक आने के बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट बन जी है। तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जहां पे हम एनओसीज, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसको हम वेरीफाई कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और नासिन बात ये है कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं नूर साहब या हनीफ गौहर साहब, वो तकरीबन बात वही है कि हाउसिंग इंडस्ट्री जो है यकीनी तौर पर घर छत एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इनका ख्वाब होता है, और सस्ता घर जिस पे स्कीम की हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं और वफ़े में जाने से कबल जो है नूर जो साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उनकी गुफ्तगू, हनीफ गौहर साहब की गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और मैं कहूँगा कि दोबारा के थोड़ा सा हनीफ गौहर साहब थोड़ा सा कर दें कि हनीफ भाई आप तो बहुत पुराने बिल्डर हैं। मैं ख्याल पे इस शहर कराची के अंदर अगर हम नजरें जिधर दिखाते हैं तो हनीफ गौहर का नाम जो है वो गौहर बिल्डर का नाम बड़ा नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इन सब चीजों के लिए, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, आपके प्रोजेक्ट अभी कंटोनमेंट बोर्ड में भी चल रहे हैं, आपके सिविल एरिया में भी चल रहे हैं, चले यहाँ तो बहुत ज्यादा करप्शन है, किसी तरह आप रिश्वत दे के अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करा ही लेते हो, इसलिए बिना रिश्वत के तो कोई चीज मिलता ही नहीं है यहाँ पे। कंटोनमेंट बोर्ड का क्या हाल चाल है? बिलाल साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि नूर अबरजू साहब ने यही कहा कि वहाँ पर करप्शन नहीं है, तो मैं तो डीएचए को मैं कहूँगा कि ठीक है, डीएचए में तो ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं है, ठीक है। लेकिन डीएचए के बाद जब हम कंटोनमेंट से भी एक एनओसी लेते हैं और एमयू में भी जाते हैं, वहाँ पे 3 इदारे शामिल होते हैं। मतलब ये कि सिविल एविएशन हो गया? नहीं, सिविलेशन तो एक एनओसी आ गई ना, वो एयरफोर्स की एक एनओसी आ गई, वो तो एक अलग इदारे हैं। वो तो एनओसी लेने जाए ना, पानी की एनओसी हमें लेनी है, गैस की एनओसी हमने लेनी है, बिजली वालों से एनओसी हमने लेनी है, पीएफ की एनओसी हमने लेनी है, सिविलेशन की एनओसी हमने लेनी है। इंडिविजुअल जगह जाकर हम तो रोजाना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, हम पता नहीं कारोबार किस टाइम करते हैं। आप लोगों को हमें सलाम करना चाहिए। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है अशफाक तौला, मैं उनसे थोड़ा सा बात कर लें फिर उसका गोज़ करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अशफाक तौला साहब मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे माशरती तजुर्बेकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया। मुझे ये बता दीजिए सिर्फ 2 लफ्जों में कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, यानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हाउसिंग अथॉरिटी के लिए एक जो उन्होंने अथॉरिटी बनाई और उसका जो 31 दिसंबर तक के लिए एक एमनेस्टी दी है, क्या आप समझते नहीं कि एफएटीएफ इस पे बाद में कोई इतराज करेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात है कि जब मुल्क के फैसले किए जाते हैं तो अपनी मईशत को मरूज खातिर रख के किए जाते हैं।
और दुनिया में इंडिपेंडेंट कौमें जो अपने फैसले खुद करती हैं वही कामयाब होती है। ठीक है। आपको FATF से भी मसले आएंगे, आपको IMF से भी मसले आ रहे थे, मगर मेरी इत्तला ये है कि IMF ने इसको क्लियरेंस दे दी है, तो मेरा ख्याल है FATF को भी शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। मगर इवन अगर आती भी है तो मैं नहीं समझता कि आपको इसको रजिस्टर करना चाहिए, आपकी जरूरत है। और यही नहीं, मैं तो ये कह चुका हूँ, रिकॉर्ड पे हूँ कि दूसरी सनतों में भी आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। यहाँ हमारे पास कोई टेररिज्म का या ड्रग का पैसा नहीं है। हमारे जो बिजनेसमैन है, जो बिल्डर है, इनके पास बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ये पैसा रहता है। क्या आपकी पॉलिसी है कि अगर आपने फर्ज करें अबव द बोर्ड काम करने की कोशिश की तो आपका टैक्सेशन रेट इतना हाई है बिकॉज के कुछ लोग टैक्स देते हैं, बाकी सारे लोग टैक्स नहीं देते। तो जब वो कुछ लोगों पे बोझ आता है तो वो भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि वो इतना टैक्स दे देते हैं कि अगर उससे ज्यादा आप उनसे टैक्स लेने की कोशिश करें तो ये इनइक्विटी में आ जाएगा और मेरा ख्याल है फिर निजाम आपका धर्म भरम हो जाएगा। नहीं, मुझे अशफाक साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या ये जो हमने पिछली मिनिस्ट्रीज देखी वो तकरीबन नाकाम समझते हैं हम, लेकिन क्या हाउसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो 31 दिसंबर तक के लिए जो एमएसटी दी गई है, इसमें आप समझते हैं कि क्या हमारे बिल्डर, हमारे डेवलपर्स या हमारे सरमायाकार इसकी तरफ राग़िब होंगे? देखिए, लुक्रेटिव इसलिए भी इस मरतबा बन रही है ये मिनिस्ट्री कि गवर्नमेंट की तरफ से भी पीछे सपोर्ट आपको मिल रही है इसकी। आप देखें, हमारा हाउसिंग सेक्टर जो है ना, वो तो सप्लाई देगा, डिमांड तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से आती है। बिकॉज के मईशत उस वक्त चलती है जब तलब और रसद की आपको बराबर हाजिरी करनी पड़ेगी। तो डिमांड अगर गवर्नमेंट क्रिएट करती है, लोनें क्रिएट करती है, लोगों की इनकम में इजाफा होता है और लोगों को अपना घर मिलता है। और जाहिर बात है ये हमारे सपोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट कितने ज्यादा जो है वो जो इदारे हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट तो सबको बात करती है, लेकिन इदारे जो है अमूमन सपोर्ट नहीं करते। इदारे जितना सपोर्ट करेंगे उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि तमाम चीजें जो है कामयाबी हो सकती है। तो बिलाल, अगर गवर्नमेंट अपने इदारों को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो उसको घर चले जाना चाहिए। हमने देखा, देखे SBSA इनके कंट्रोल में नहीं है। SBSA से सारे बिल्डर ना लाएं, वाटर बोर्ड से सारे बिल्डर ना लाएं, जितने भी इदारे हैं उससे तकरीबन बिल्डर ना लाएं, लोग ना लाएं। तो मैं समझता हूं कि पहले तो उनको इसकी जानिब तवज्जो देनी पड़ेगी कि इदारों को काबू करें। देखिए, एक बात याद रखिए, 18 अमेंडमेंट शायद आप इससे थोड़ा सा ना आपको आशनाई करनी पड़ेगी। आप जो कह रहे हैं मुझे वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप सब कि क्या 18 अमेंडमेंट के पैराए में आते हुए क्या ये फेडरल गवर्नमेंट ने सूबाई गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया है कि नहीं। देखिए, अगर आप कोई भी स्कीम करते हैं, अगर आप वर्कर अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने अपने प्रोड्यूसर को लाइन अप किया होगा कि जी गौहर साहब को उस वक्त लेना है, तोला साहब को उस वक्त लेना है। ठीक है जी। तब जाके आपका प्रोग्राम कामयाब होता है कि आप वैसे ही आपके दिल में आता है बोला नहीं, बिल्कुल हर चीज की फिजिबिलिटी होती है, हर चीज की फिजिबिलिटी होती है, प्लानिंग होती है। जब तक हुकूमत अपना रोल अदा नहीं करेगी जब तक कैसे होगा। आप देखिए, ये कोविड के उसमें जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर जब मौजूद था, तो उस पॉलिसी में डेली मीटिंग करते थे, सक्सेस भी होती थी, फेल्यूर भी होता था, मगर कम से कम एक आवाज तो सुनने में आती थी। यहाँ आपने अभी तक तो वो आवाज क्रिएट ही नहीं की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वफाक और सूबे अभी एक पेज में नहीं है इस मामले पे। ये आप नहीं कह सकते। देखिए, मेरी बात आप पहले समझने की कोशिश करें। मैं पेज पे कब आता हूँ जब आप मुझे कहेंगे कि ये किताब इस सफे पे आ जाओ। फिर आपने तो मुझे किताब का नाम ही नहीं बताया, सफा नंबर क्यों बता रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद ये कि वफाक ने सूबे के एतमाद में नहीं लिया। यार, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता नहीं है एक ऐसे माशी तजियाकार, आपका क्या ख्याल है कि क्या माशी तजियाकारी की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। इसमें तो सीधी सीधी बात है, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का दफ्तर पीएम सेक्रेटेरिएट में है। जी है। पीएम साहब उसको चेयर करते हैं मीटिंग्स को। जनरल अनवार हैदर साहब हैं, वो बड़े माशाल्लाह अच्छे आदमी हैं, उनका एक बहुत वसी तजुर्बा इन चीजों का। जी जी। मगर बात यह है कि जब तक तमाम सूबे अपने टैक्सेस भी, देखिए आपने जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी, ये वाली मैं बात नहीं कर रहा, उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब ने और केपी के गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है इसको।
तो क्या ये फेडरेशन का फर्ज नहीं था कि आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को बोलते कि जी आप भी इस पे एग्री करो? जी चलो ठीक है। अशफाकुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया शुक्रिया तरफ अशफाकुल्लाह साहब थे जो कि अपनी तजज़ियेकारी कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बहुत करीब है, इसलिए कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना जाती राय ये है कि इस मामले पे वफाक और सूबे एक पेज पर नहीं है। ये सिर्फ इस प्राइम मिनिस्टर के नहीं, अशफाकुल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं, ये हर प्राइम मिनिस्टर के नजदीक होते हैं। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, एक CVTA जो KPK में पंजाब में खत्म है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखा है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हम 18th अमेंडमेंट के तहत उसको खत्म नहीं कर सकते। इसके साथ साथ 4 साल के लिए जो एडवांस टैक्स, जिसको गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हम कहते हैं, वो गवर्नमेंट ने खत्म किया है, लेकिन आज भी हमारे लोग एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं, क्योंकि सब रजिस्ट्रार और DHA हमें ये कह रहा है कि जी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए, आपने एक तो टाइम दिया 31 दिसंबर तक का, और कोरोना की वजह से 2-4 महीने वैसे ही गुजर गए, तो इसको एक्सटेंड करें, कम से कम इसको 1 साल लोगों को दे। लोगों देखें अभी इस वबा से लोग निकले, एक जो है एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा शौक था कोरोना की शक्ल में, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग 3-4 महीने घरों में रहे, अब आके काम के लिए निकले तो टाइम चाहिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो 6 महीने 3 महीने में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम भी 1 साल चाहिए होगा। जी कंटोनमेंट के हवाले से आप बात करें, अभी जैसे कि अशफाकुल्लाह साहब कह रहे थे कि जनाब ये कि हर अदारे जो है वो एक लाइन पे होगा और यूं होगा और सा होगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आपको NOCs लेने के लिए 17 इदारों के पास जाना पड़ता है। जी ऐसे ही है जी। तो आप समझते हैं कि यही सूरत हाल रहेगी या बेहतर हो जाएगी? जब ये सूरत हाल रहेगी, जो प्राइम मिनिस्टर बेचारा मासूम आदमी चीख के थक जाएगा, पॉलिसियां बना के थक जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जब ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी, ये देखें आज जुलाई का मिड तो हो गया, 5.5 महीने रह गए, तो आज तक तो कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ इस पॉलिसी के तहत। तो जब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट भी अप्रूव नहीं होगा, 31 दिसंबर भी यूं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और तो इस वजह से एक तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मैं कई प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आपको जिस तरह अशफाकुल्लाह साहब ने कहा, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपको पॉलिसीज बनानी है। आपने अब डिक्टेशन FATF से और IMF से नहीं लेनी खुदारा। अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है, अगर आप डिक्टेशन पर चलते रहेंगे तो वो कभी भी, फिर मैं अर्तुगरुल की बात जाऊंगा, वहां पहले भी साजिशें होती रही है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, और आज भी हो रही हैं। तो खुदारा आप अपने मुल्क की तरफ सोचें, और अगर जहां जरूरी समझे वहां उसकी एक्सटेंशन दें। जैसे 31 दिसंबर की डेडलाइन को कम से कम 1 साल बढ़ा दें आप, ताकि लोगों का रुझान बढ़े, क्योंकि अगले 6 महीने तक तो ये कोरोना चलता रहेगा। लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? बैनुल अक़वामी दबाव या तो बर्दाश्त करें, या तो सरेंडर कर दें, या मुकाबला करें। तो जब आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाकर अपनी जब स्पीच करते हैं, और वो जब अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर आया तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और हम अपना दिफा करेंगे और मुकाबला करेंगे, तो जब वो यूनाइटेड नेशन में ये स्पीच कर सकते हैं तो अपने मुल्क में ये फैसले क्यों नहीं कर सकते? तो खुदारा मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, अपने फैसले खुद करना सीखें। अपने मुल्क, आपका मुल्क तब तरक्की करेगा। अब आपने कंटोनमेंट की और दीगर इदारों की बात की, मैं दोबारा उन पर आऊं। देखें, हम सारा नजला गिराते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, लेकिन सारा नजला सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एरिया, अगर मैं सिर्फ कराची ही की बात करूं, बहुत बड़ा एरिया जो है तो कंटोनमेंट्स के पास है। अगर आप चले जाएं तो मलीर कंटोनमेंट के अंदर बहुत बड़ा एरिया है जहां बिल्डिंग्स बन रही हैं। फैसल कंटोनमेंट के पास पूरा गुलिस्तान है जो, और कई ब्लॉक्स हैं। आप ये देखें कि DHA के बाद क्लिफ्टन कंटोनमेंट के अंदर, क्लिफ्टन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये आपका जितना ये जो आपका गिजरी वाला रोड है, ये सारे का सारा कराची कंटोनमेंट बोर्ड है, सदर का इलाका बोर्ड है। जी बिल्कुल। तो आप ये देखें बिलाल साहब, पूरा कंटोनमेंट है। आप क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पर जो हम लोग प्रोजेक्ट जाके लेके जाते हैं अप्रूवल्स कराने के लिए, क्या वहां पर ये हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है तो मुफ्त में हो जाते हैं? जनाब, कोई एक प्रोजेक्ट कोई माइक लाल आके कोई बिल्डर कह दे कि मैं कंटोनमेंट गया हूं, अब मैं फ्री में प्रोजेक्ट करा के आ गया हूं, सब झूठ बोलते हैं। चले जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। MUO में कोई बगैर पैसों के काम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि MUO की बात कर रहे हैं, या आप कंटोनमेंट की बात कर रहे हैं, या आप समझदारी की बात कर रहे हैं। रिश्वत हर जगह है, और रिश्वत की वजह से ही बहुत सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि खराब भी होती हैं। बिल्डिंगें गिर रही हैं, वो बिल्डिंग जो गिर रही हैं यकीनी तौर पर जो है उन पर भी बहुत सारे करप्शन और रिश्वत की वजह से ही जो वो नक्शों की अप्रूवल देते हैं उसकी वजह से होती है। बहरहाल हम गुफ्तगू मज़ीद जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में दरअसल हाउसिंग स्कीम जो कि पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ने जो एक कायम किया है और एक बूम देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की मईशत को तामीराती सनत के जरिए, तो उसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हनीफ गौर साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें वो कंटेनमेंट बोर्ड के हवाले से, फिर मैं नूर साहब की तरफ जाऊँगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा बिलाल साहब कि हम तनकीद दर तनकीद, हम कोई भी पाकिस्तान का इदारा, जैसे मैंने पहले स्टार्ट से कहा था, मैंने उसकी कंटिन्यूशन में कहा कि उन्हीं इदारों में से एक इदारा कंटोनमेंट बोर्ड है कि जिसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है तो कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कराची में भी। अच्छा, एक चीज कही जाती है कि कराची का कंट्रोल जो है तकरीबन 12 से 13 एजेंसी उसके पास है जी। तो जिस एजेंसी की जो हुदूद होंगी तो वो तो एनओसी वही देता होगा, जैसे केपीटी है जी, केपीटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, फिर उसके बाद आपके कहते हैं कंट्रोल है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है, सिंध कंट्रोल है, फिर उसका डिफेंस एंड, तो ये अलग अलग है। तो बिल्डर को मसाइल सबसे ज्यादा किस पे पेश आता है? बिल्डर को तो देखें कि जो जिस की एनओसीज है ना, वहाँ सब जगह पर मसाइल पैदा होते हैं। तकरीबन 19-20 एक जैसा ही है, 19-20 सब एक जैसे ही है, इतना ही टाइम लगता है। देखें, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 30 दिन में आप अप्रूवल ले लें, आप जैसे कि 45 डेज के अंदर लाहौर के अंदर हो गई। एक में लाहौर की आपको अगर हम कंपैरिजन पे जाएंगे, आप यकीन करें, हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, वो आबाद के डेलीगेशन गया मोहसिन शेखानी की लीडरशिप के अंदर, मैं भी उसका पार्ट था। आप यकीन करें कि जो उनके वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने डीजी को बिठाया, तमाम लोग बैठे और उन्होंने गारंटी हमें की कि आप हमें अपने नक्शे दें, आप लाहौर में काम करें और आप लोग दें, अगर 45 डेज से ऊपर हुआ तो आप हमसे जो जुर्माना चाहे ले लें, और अगर 1 रुपया रिश्वत किसी ने तलब की तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वन विंडो ऑपरेशन ले लें, वन विंडो ऑपरेशन और विदाउट एनी पेनी, कोई पैसा नहीं। तो यकीन करें कि हमारे कई लोग सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं बिलाल साहब, हम सारे कराची वाले लोग हैं, हम कराची के पैदाइश हैं, हम यहाँ पर हमने कारोबार किया, यहाँ पर हमने परवरिश पाई है, तो हम कराची को छोड़ के अपने शहर को कैसे जाएं? मुझे लाहौर जब आपने बात की तो लाहौर पे मुझे याद आ रही है कि अंजुम निसार साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, फेडरेशन के प्रेसिडेंट। तो मियां अंजुम निसार साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं और लाहौर से ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर मियां साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के हवाले से जो एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और लाहौर की यहाँ तारीफ हो रही थी कि लाहौर में जो भी इदारे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो काफ़ी से ज़्यादा जो है वो ईमानदार हैं, कि वहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो वन विंडो ऑपरेशन के जरिए और बेहतरीन काम हो रहा है। इस हवाले जी तो बेहतर हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह है, तो हमने कहा कि चले लाहौर की यहाँ पर बड़ी तारीफ हो रही है और आपसे लाहौर में बैठे हुए हैं, आप हमसे गुफ्तगू हो रही है। मियां साहब ये बताइए, फेडरेशन के सदर होने के नाते इस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मुल्क में? जी, आपको पता है कोविड-19 से पास ऑन हो रहे हैं, और पीछे भी आपने देखा कि 2-3 महीने जो इकोनॉमी के हालात रहे हैं वो आप सबके सामने है। उस वजह से बिजनेस कम्युनिटी को काफी सारे नुकसान हुए हैं, और बंद फैक्ट्रियों में लोगों ने मार्कअप दिया, बिजली के सैलरीज दी वगैरह वगैरह। तो ये ग्लोबल पैंडेमिक था, उसका एक रिएक्शन पाकिस्तान में भी हुआ और ग्लोबली भी हुआ, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है कि कमिंग ईयर में आपकी जो है जो ग्लोबल इकोनॉमी जो होगी, GDP जो होगी वो भी 8 से 10% वो कम होगी। यानी कि तो 93 ट्रिलियन डॉलर्स की आपकी जो इकोनॉमी थी उसमें अगर 8-10% की कमी होगी तो आप डेफिनेटली आप महसूस कर सकते हैं कि उसका असर पाकिस्तान में भी यकीनन आएगा। अच्छा, आप ये समझते हैं बेरोजगारी या मजीद फैलेगी, बेरोजगारी या मजीद बढ़ेगी? जी, एक्चुअली वो जैसे हम पूरे ग्लोब का हिस्सा है, उससे डेफिनेटली हम उससे आइसोलेट तो नहीं हो सकते, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें हमारे कुछ स्टेप्स पॉजिटिव हुए हैं हमारी अपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मार्कअप था 13.25% था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 7% हो गया, और इंडस्ट्री के लिए और BMR के लिए फर्दर उसमें 2% की कमी की गई है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एक बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा, इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। फिर आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, ये बड़ा बेहतरीन पैकेज है और सारी दुनिया उसको सराह रही है, और उस वजह से मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता जो दीगर 40-45 इंडस्ट्रीज है वो चलेंगी, उससे भी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की ऑन द होल कि हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए अगर फाइनेंस नहीं दे सके तो उन्होंने कोई ऐसे जराए जरूर क्रिएट किए हैं जिससे इकोनॉमी में बेहतरी आए और नए रोजगार पैदा हों। अब इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी इन चीजों के असरात आ रहे हैं।
जो पहले पैसा वो बैंकों में रखा जाता था, अब वो बैंकों से निकाल कर इकोनॉमी में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ दीज आर गुड साइन। अब इंडस्ट्री के लिए एक मेन प्रॉब्लम हमारा एक ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ज्यादा है। दीगर ममालिक में बिजली की प्राइस कम है, हमारे मुल्क में ज्यादा है। अब गवर्नमेंट अगर इसको नीचे ले आती है तो आई थिंक इट विल बी एन आइडियल सिचुएशन, और हमारे लिए फिर हम कंपेटिटिव हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल सही स्टिमुलस मिलेगा और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, हनीफ गौर साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि लाहौर की तारीफ कौन कर रहा था। मैंने कहा लाहौर की तारीफ हनीफ गौर साहब कर रहे थे, और हनीफ गौर साहब कह रहे थे कि हनीफ की बहुत अच्छी तरह है और वहाँ का निज़ाम कराची के मुकाबले में या सिंध के मुकाबले में कुछ बेहतर है। तो हम कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि लाहौर से भी हम एक बंदा है जो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर में ओवर द पास्ट 20 ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो इम्प्रूवमेंट जो पहले हम कराची को कहते थे कि रोशनियों का शहर, उसमें वो इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और आबादियों का दबाव बढ़ा है शहरों पर, और हालात आपके सामने ही है सारी, कोई चीज छुपी तो नहीं हुई। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से साबका हुकूमत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से की है, वो के उन पर भी ये लेकिन मौजूदा वज़ीर आला पे एतमाद है नहीं है, मौजूदा वज़ीर आला पे एतमाद है नहीं है, सॉरी मौजूदा वज़ीर आला पे एतमाद है नहीं है जी, वो भी लगे हुए हैं, वो भी कोशिश तो कर रहे हैं। बहरहाल वो डेफिनेटली वो सिचुएशन जो एक बंदे ने जहाँ ऊपर नीचे प्राइम मिनिस्टर भी घर का बंदा हो और नीचे भी मंजा हुआ एक अपना सियासतदान हो, तो डेफिनेटली, और उन्होंने क्योंकि एक लंबा स्पेल सियासत में गुजारा है तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कुछ बेटर थी, लेकिन आई थिंक बज़दार साहब काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह वो भी इस चैलेंज को इस चैलेंज में पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप उम्मीद करते हैं, अच्छा आपकी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी यानी कि तामीराती सनत को जो फाल करने की बूम देने की कोशिश की जा रही है, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, इसलिए कि 70 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है? जी, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि देखिए, एक तो जो इन घरों को गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है 3 लाख रुपए, और फिर ये क्योंकि 50 कह लें 70 कह लें, जितनी इंडस्ट्रीज इस हाउसिंग सेक्टर के साथ लिंक्ड है, अगर वो भी चल पड़ेंगी तो नेचुरली रोजगार क्रिएट होगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। और ये जो एक जमूत का जो मामला है ये भी इंशाल्लाह ब्रेक होगा और लोगों में कॉन्फिडेंस बेटर होगा। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि मार्कअप की वजह से फर्क पड़ा है, और मजीद जो है अपने आप को कंपैरेटिवली बेहतर समझती है। सिर्फ एक हर्डल इस बिजली की प्राइस का है, उसे हमें हर सूरत नीचे लाना पड़ेगा, फिर जाके हमारी इंडस्ट्री पार होगी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती ख्यालात से जो है हमें नवाजा। नूर साहब। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अंजुम निसार साहब ने बात की। मार्कअप कम हुआ है, बैंकों से पैसे निकलेंगे, वो लेकिन मार्कअप मजीद कम होना चाहिए, मजीद और कम होना चाहिए। और आपको ये बताऊं कि देखिए, जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, वहाँ से हमारे बहुत से लोग जो है वो जॉब से फारिग हो रहे हैं, तो वो इधर पैसा आएगा, क्योंकि रिमिटेंस जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का मेन सोर्स था, तकरीबन 20 बिलियन के करीब। लेकिन आज भी स्टेट बैंक की जो आई है कि रेमिटेंस जो है इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा आई है, इसीलिए आई है कि लोग देखें उधर स्टेट बैंक का आज रिपोर्ट आई, उसकी वजह लोग वापस आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इधर लगाएं, लेकिन इधर हमें एक ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करनी है कि लोग आए और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम। एक चीज और भी बाद में मैं इनसे भी पूछ लूंगा आखिरी चलते चलते, क्या सिंध में एक नए शहर की जरूरत नहीं है कि कराची पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया है कि एक नया शहर आप बसाएं, अलग हाईवे पे बहुत सारी जमीनें आपके पास, क्या हुकूमत को एक अलग शहर नहीं बसाना चाहिए? बिल्कुल, आप देखें शहर बन रहा है, DHA सिटी की शक्ल में शहर बन रहा है, वहाँ जितने भी है, वहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल आ रहा है, वहाँ जो है IBA इंस्टीट्यूट आ रहा है, वहाँ सफा यूनिवर्सिटी आ रही है, लेकिन बुनियाद तो वहाँ बहरिया टाउन ने डाली ना। जी सॉरी, बहरिया टाउन ने पहली बुनियाद डाली, उसके बाद फिर DHA 9 आया। देखें, DHA की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि DHA का जो सिस्टम है अभी तक पूरे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है, इतना ट्रांसपेरेंट है। 25 साल बाद भी आप अपने प्लॉट पे खड़े होंगे,
तो ये एक ऐसी लोगों का एक एतमाद है उस डीएचए के ऊपर। अच्छा, अब तक डीएचए का कोई स्कैंडल नहीं आया? अभी तक स्कैंडल नहीं आया है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि इस वक्त देखिए ये जो सिस्टम इमरान खान साहब लाए हैं, जो पैकेज दिया है, मैं समझता हूं कि उसको सेकंड करेंगे गौर साहब के तकरीबन 500 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन प्रोजेक्ट्स को आप एक ऐसी एनवायरनमेंट पैदा करें कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, लोग जो है जिन्होंने बुकिंग करा है उनको हक मिले। सस्ते घर की बात करें आप, जो गरीब आदमी है उसको सस्ता घर कैसे मिलेगा? सस्ता घर आप देखें डीएचएस जो सिटी में प्लॉट ले ले, वहां घर बनाए, आपको आराम से। सिटी में कितने का प्लॉट मिल जाएगा? आपको 125 गज का कितने का प्लॉट 28-29 लाख रुपए का मिलेगा। तो उसमें तामीरात करते करते तो 50 लाख बन जाएंगे। देखिए अब आप वो एक घर आप वो एंजॉय करेंगे, वो एनवायरनमेंट एंजॉय करनी है ना। एक गरीब आदमी तो नहीं सकता नवा डीएचए में, एक गरीब आदमी नहीं सकता, उसको फिर गाड़ी चाहिए, उसको इस वक्त जो बैंकर है सबके लिए बेस्ट है वो ये बैंकर की कम से कम 1 लाख रुपया। याद करें कि एक जमाना था सुरजानी टाउन बना, जो केडीए ने बनाया, जो लो कॉस्ट था, उस किस्म के कोई जगह बने घूम के हम वहीं आ जाएंगे। एमडीए में आप देखें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्कीम है उसमें आज भी प्लॉट 400 गज का जो है 5 लाख रुपए का है। हाँ। लेकिन वो कितनी 90s की वो अलॉटमेंट है अभी तक। अलमिया ये जो तो सस्ती कॉस्ट है वो करप्शन की वजह से सारा कुछ हुआ ना, उसकी वजह से आप क्या कहेंगे? लो कॉस्ट की तरफ जाए, आबाद भी लो कॉस्ट की तरफ जाए। देखें, आबाद ही ने लो कॉस्ट का फॉर्मूला हुकूमत को दिया और उसी फॉर्मूले के तहत जो है तो प्राइम मिनिस्टर 2 दफा जब आबाद तशरीफ लाए तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो बनाई है, ये बेसिकली आबाद ही का बेबी है। आबाद ही ने ये सारी की सारा बताया कि किस तरीके से होगा। और अब ये बोर्ड बना, बोर्ड में जो पेचीदगियां थी तकरीबन वो पेचीदगियां जनरल अनवार हैदर साहब की मौजूदगी में दूर हुई हैं। और आज से मैं आपको बताऊं लेटेस्ट कि आबाद ने तमाम बिल्डर से प्रपोजल लेना शुरू कर दिए हैं कि जो लोग इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आना चाहते हैं वो अपने अपने प्रपोजल दें। आज तमाम आबाद के मेंबरान के पास सारे मैसेज फॉरवर्ड हो चुके हैं और जो इस आबाद का मेंबर आना चाहता है वो क्रॉस दी बोर्ड, वो सबके लिए आबाद मिलकर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ मिलकर एक काम करना चाहता है और लो कास्ट हाउसिंग पे सस्ते घर बनाकर देना चाहता है। 2000 का बहुत शुक्रिया सर, बस आखिरी लम्हात थे, बहुत शुक्रिया। और मैं तो ये कहूंगा कि आखिरी एक पैगाम देना चाहते तो देने के क्या करना है आपने बोल क्या? देखिए जी, हम आखिरी 2 लफ्जों में प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है उसको हम सपोर्ट करेंगे और रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत बेहतर होने जा रहा है। जी गौर साहब, देखिए मैं यहाँ पर स्पेशल क्योंकि हम सिंध में बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को तो हम जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हम उसके गर्विदा हैं और उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन मैं यहाँ सैयद मुराद अली शाह को रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा हुआ अपने सिंध सूबे को देखें। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ सिमट के सिर्फ सिंध तक रह चुकी है, सिंध के अंदर वो लोगों को रिलीफ दें ताकि सिंध तरक्की करे। ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ। ना सिर्फ बात यह है कि बात तो बहुत सारी थी, वक्त की कमी की बात हम बहुत सारी बातें ना कर सके, लेकिन बहरहाल जितनी बातें हुई उससे अंदाजा यही है कि प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को कामयाब करने के लिए बिल्डर्स भी और हमारे प्रॉपर्टी एजेंट्स भी जो है वो सरगर्दा हैं और अपनी पूरी काविशें दिखाएंगे। बिलाल हसन की इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।